महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बुलंद आवाज और निडरता के प्रतीक भंते विनयाचार्य को पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। पिछले 3 दिनों से आंदोलन से जुड़े लोग उन्हें लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन कल दोपहर 1 बजे के करीब ये जानकारी सामने आई कि भंते विनयाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वे गया जेल में बंद है। अब सवाल उठता है कि उनकी गिरफ्तारी की असली वजह क्या है। क्या यह कार्रवाई किसी साजिश का हिस्सा है? इस वीडियो में हम आपको इन सभी पहलुओं से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बीते 90 दिनों से अधिक समय से लगातार चल रहा है और हम इस पूरे आंदोलन की शुरुआत से ही वहां पर मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में हम न केवल आंदोलन के अब तक के घटनाक्रम को बताएंगे, बल्कि यह भी खुलासा करेंगे कि भंते विनयाचार्य जी के खिलाफ यह षड्यंत्र किसने रचा। क्या इसके पीछे उनके अपने लोग हैं, या फिर पुलिस प्रशासन, या मनुवादी मानसिकता रखने वाले कुछ संगठनों की मिलीभगत है। इस रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस आंदोलन में आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील, भंते सुमित पाल, भंते करुणाल राहुल और स्वयं भंते विनयाचार्य की क्या भूमिका रही है। 13 मई की रात को महाराष्ट्र से कुछ महिलाएं बोधगया पहुंची थीं, जो महाबोधि मंदिर परिसर का दर्शन करने गई थीं, लेकिन वहां उनके साथ कथित रूप से मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। जैसे ही यह खबर भंते विनयाचार्य जी को मिली, वह सीधे महाबोधि मंदिर पहुंचे और वहां पुलिस प्रशासन से इस मामले में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने लगे। उन्होंने प्रशासन को यह भी बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के बाद यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था और मजबूत की जानी चाहिए। इसी बीच वहां कुछ स्थानीय लोग बाइक पर आए और पुलिस की मौजूदगी में मंदिर के बाहर जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाने लगे। यह पूरी घटना उस पावन भूमि पर हुई जिसे बुद्ध की ज्ञान स्थली माना जाता है। भंते विनयाचार्य ने स्थिति को देखकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और अतिरिक्त बल की मांग की, लेकिन उनकी बातों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसके बाद भंते विनयाचार्य धरना स्थल पर लौटे, जहां पर आकाश लामा के साथ उनकी एक छोटी बैठक हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद वह अचानक लापता हो गए। आंदोलन से जुड़े लोगों ने उन्हें लगभग 24 घंटे तक खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अंततः कल दोपहर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पुलिस ने उन्हें गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो प्रथम दृष्टया फर्जी और आधारहीन प्रतीत होते हैं। भंते विनयाचार्य फिलहाल गया जेल में बंद हैं, और जब आंदोलनकारियों ने वकील से संपर्क किया व अदालत पहुंचे, तो वहां एक और अचंभित कर देने वाली बात सामने आई। अब जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वह यह है कि भंते विनयाचार्य के खिलाफ 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से एक एफआईआर उस घटना से जुड़ी है जिसमें 13 मई की रात महाराष्ट्र से आई महिलाओं के साथ महाबोधि मंदिर परिसर के बाहर मारपीट और अभद्रता की गई थी। भंते विनयाचार्य इस मामले की शिकायत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन से चर्चा करने गए थे, और उसी दौरान मंदिर परिसर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए गए, वह भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। आश्चर्यजनक बात यह है कि उसी स्थिति में मौजूद रहने और प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भंते विनयाचार्य पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। और भी गंभीर बात यह है कि शेष 2 एफआईआर भंते सुमित पाल नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई हैं, जिन्हें आंदोलन से जुड़े लोग तथाकथित भंते कहकर संदर्भित कर रहे हैं। आरोप है कि ये व्यक्ति न केवल भिक्षु आचरण के खिलाफ जाते हैं, बल्कि गुटखा और तंबाकू का सेवन करते हुए अक्सर धरने में देखे जाते हैं, जिससे उनकी सील, संघीय मर्यादा पर भी सवाल खड़े होते हैं। भंते विनयाचार्य के समर्थकों का कहना है कि इन फर्जी एफआईआर के पीछे न केवल प्रशासन, बल्कि आंदोलन के भीतर से भी साजिश रची गई है, और सुमित पाल की शिकायतों के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये बेहद चिंताजनक बात है कि जहां एक और मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों ने केवल एक एफआईआर दर्ज कराई, वहीं आंदोलन के नाम पर बैठे स्वघोषित भिक्षु, जो दावा करते हैं कि वे बौद्ध विरासत की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही अपने साथी पर 2 मुकदमे कराए। यह पूरा मामला तब और जटिल हो जाता है जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के भीतर ही स्वार्थ, पदलोलुपता और संगठनात्मक अवसरवाद किस तरह हावी हो चुका है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि आकाश लामा, जो सिलीगुड़ी से चलकर बिहार आए थे,
और खुद को आंदोलन का अगुवा बताते हैं, उन्होंने कुछ भिक्षुओं को कथित तौर पर भाड़े पर हायर किया ताकि वे धरना स्थल पर बैठें और आंदोलन को संगठित रूप दें। आरोप है कि इन भिक्षुओं को नियत समय पर भुगतान भी किया जाता है ताकि वे आंदोलन का चेहरा बने रहें। भंते प्रज्ञाशील का नाम भी इस प्रकरण में सामने आया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी एक आंदोलन को बीच में पद के लालच में छोड़ दिया था, जब उन्हें महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति BTMC में सदस्यता दे दी गई थी। वे 6 वर्षों तक BTMC में मेंबर रहे, लेकिन पद से हटाए जाने के बाद अब फिर से उसी संस्था में सदस्य बनने के लिए आकाश लामा के नेतृत्व में सक्रिय हो गए हैं। इन सभी आरोपों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की नैतिकता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर जहां भंते विनयाचार्य पूरे देश में घूम घूम कर इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर आंदोलन के नाम पर राजनीतिक खेल और व्यक्तिगत स्वार्थ चल रहे हैं। ये किसी धोखे से कम नहीं। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आंदोलन के केंद्र में मौजूद कई भिक्षु, खासकर आकाश लामा, न केवल आंदोलन की भावना से भटक चुके हैं, बल्कि उन पर भिक्षुओं को आर्थिक रूप से हायर करने और आंदोलन को दिखावटी रूप देने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। ये दावा किया गया है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिन्होंने स्वयं 90 दिनों तक धरना स्थल पर रहकर संपूर्ण स्थिति का गहराई से अवलोकन किया। उनके मुताबिक आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील और भंते सुमित पाल का मुख्य उद्देश्य आंदोलन नहीं, बल्कि पैसे का संग्रह और उसका दुरुपयोग बन चुका था। आरोप है कि इन तीनों ने आंदोलन को केवल चंदा इकट्ठा करने और अपनी स्थिति मजबूत करने का जरिया बना लिया। जब इस बात की जानकारी भंते विनयाचार्य और भंते करुणाशील राहुल को हुई, तो वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए आंदोलन को सच्चे स्वरूप में आगे ले जाने के लिए मैदान में उतरे। भंते विनयाचार्य, जिन्होंने देश भर में भ्रमण कर आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया, हर कोने में जाकर यह बताया कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए संघर्ष जरूरी है। वहीं भंते करुणाशील राहुल, जो प्रशासनिक व्यवस्था और संगठन में दक्ष माने जाते हैं, आंदोलन स्थल की व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। लेकिन जैसे जैसे भंते विनयाचार्य को इस बात का एहसास हुआ कि यहां लोगों की भावनाओं और आस्थाओं से खेला जा रहा है, उन्होंने धन के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज जिन पैसों का योगदान कर रहा है, उनका सही और पारदर्शी उपयोग होना चाहिए। इसी सवाल उठाने के जुर्म में भंते विनयाचार्य को निशाना बनाया गया। उन पर 2 FIR दर्ज की गई, और वह भी आंदोलन के भीतर मौजूद कुछ लोगों द्वारा। आंदोलन के नाम पर चल रहे इस प्रहसन में भंते करुणाशील राहुल और भंते विनयाचार्य को एक तरह से प्रश्न पूछने की सजा दी गई। सवाल यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति आंदोलन को दिशा देने, संगठन को साफ रखने और चंदे के पैसे का हिसाब मांगने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ केस कर उसे जेल में डाल देना कहां तक न्याय संगत है। इसके पीछे की राजनीति तब और स्पष्ट होती है जब यह पता चलता है कि धरना स्थल की भूमि स्वयं प्रशासन द्वारा तय की गई थी और आंदोलनकारी प्रशासन की मर्जी पर बैठते और उठते हैं। यह दृश्य किसी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आंदोलन का नहीं, बल्कि प्रायोजित और नियंत्रित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि उन्होंने अनेक ऐतिहासिक आंदोलनों जैसे किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन में भाग लिया है, लेकिन ऐसा आंदोलन उन्होंने कभी नहीं देखा जहां आंदोलनकारी सरकार के निर्देश पर धरना शुरू और खत्म करते हों। उन्होंने इसे सरकारी आंदोलन करार दिया। यही कारण रहा कि भंते विनयाचार्य और भंते करुणाशील राहुल ने आवाज उठाई और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें आंदोलन से बाहर करने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आंदोलन के भीतर मौजूद तत्व ही हैं। आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील और भंते सुमित पाल। दावा किया गया है कि यह सब आकाश लामा के इशारों पर हुआ, क्योंकि वह स्वयं को आंदोलन का सर्वोच्च नेता मानते हैं। सूत्रों के अनुसार आंदोलन को असली दिशा से भटकाने वाला सबसे बड़ा नाम आकाश लामा का है। आरोप है कि आकाश लामा ही इस आंदोलन के वास्तविक नियंत्रक हैं। उनकी मर्जी के बिना धरना स्थल पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सांस तक नहीं ले सकता। कहा जा रहा है कि आंदोलन के नाम पर एक बड़ा फंड कलेक्शन हो चुका है और अब आकाश लामा स्वयं ही इस आंदोलन को समाप्त कर अपने गृहनगर सिलीगुड़ी लौटने की योजना बना रहे हैं। जब भंते विनयाचार्य और भंते करुणाशील राहुल ने इस कथित साजिश को समझा और आंदोलन के मूल उद्देश्य से समझौता करने से इनकार किया,
तो उन्हें बोधगया से बाहर निकालने की योजना बनाई गई। परिणाम स्वरूप भंते करुणाशील राहुल को बोधगया छोड़ने पर मजबूर किया गया और भंते विनयाचार्य को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। यह कोई बाहरी षड्यंत्र नहीं था, बल्कि आंदोलन के भीतर ही मौजूद कुछ चेहरों का खेल था। भंते प्रज्ञाशील, भंते सुमितपाल और आकाश लामा। सूत्रों का कहना है कि भंते सुमितपाल ने ही विनयाचार्य जी पर केस दायर किया, जिससे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह आंदोलन सच में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए है या फिर केवल एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह गया है? और यह सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब देखा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर बिहार के राज्यपाल स्वयं महाबोधि महाविहार में जाकर बुद्ध प्रतिमा के सामने पर्दा डालकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। उस स्थल पर जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वहां पर एक अलग ही धार्मिक एजेंडा चलाया जाता है और उसी समय धरना स्थल पर बैठे आकाश लामा तथा कथित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं। क्या यह एक विडंबना नहीं है? अब समय आ गया है कि जो लोग सच में बोधगया को आजाद देखना चाहते हैं, वे भंते विनयाचार्य और भंते करुणाशील राहुल जैसे सच्चे संघर्षकर्ताओं का समर्थन करें। साथ ही उन चेहरों को बेनकाब किया जाए जो आंदोलन के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं और आर्थिक शोषण कर रहे हैं। अगर आप सच में बुद्ध की ज्ञान स्थली को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो अब चुप मत रहिए। भंते विनयाचार्य और करुणाशील राहुल जैसे सच्चे साधकों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई दबाई न जा सके और हर वो चेहरा बेनकाब हो जो आंदोलन के नाम पर समाज को गुमराह कर रहा है। ध्यान रखिए, एकजुटता ही परिवर्तन की शुरुआत है।